हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम विजन आईएएस का पीटी 365 का अपडेटेड वाला पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। अपडेटेड वाले पार्ट 1 में कब से कब तक का करंट अफेयर कवर हुआ है, तो फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी का मई 2020 से जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिटेल वीडियो प्लस एक क्विक रिवीजन वीडियो के साथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम फरवरी से अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हम कंप्लीट करने के पहले हम सारा पॉलिटी का जितना भी करंट अफेयर है सितंबर 2021 तक का वो कवर करेंगे। उसके बाद हम बाकी का करंट अफेयर कवर करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम लोग पीटी 365 का अपडेटेड 1, 2 और एक्सटेंडेड ये तीनों पार्ट पहले कवर करेंगे, फिर हम पीछे वाला कवर करेंगे। इसका रीजन ये है बिकॉज अब जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें जो करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट 6 मंथ का, मतलब फरवरी से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मई 2020 से जनवरी 2021 का। उनको भी हम कवर करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो, लेकिन जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए अपडेटेड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आपका ये कवर हो जाए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। समझ में आया इतना? चलिए ठीक है, देखिए इसका टेबल ऑफ कंटेंट में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 10 टॉपिक्स हैं। पहला है सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया, हम ये देखेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है, आप देख लीजिए। इनमें अगर मैं बोलूंगी तो फिर वही 5-10 मिनट इसमें वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप देखिएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा। अच्छा, इसके पहले मैं आपको और बता दूं, अगर आपने जो मई 2020 से जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स वाले वीडियोस देख लिए हैं तो ये जो स्मार्ट क्विज का ऑप्शन ऐसा वो वाली पीडीएफ में भी है जो मई 2020 से 21 तक का है ना, वहां से जाके स्कैन कर लीजिए या यहाँ से भी कर लीजिए, तो आपको पॉलिटी के सारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो ओपन हो जाएंगे। उसमें आपको इजी रहेगा, आपको कुछ समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट एंड इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी अभी 55 रिकमेंडेशन भेजी है कोलेजियम ने, किसको? जुडिशियल अपॉइंटमेंट वेरियस हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होने थे, उसमें 55 रिकमेंडेशन भेजी है कोलेजियम ने और सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया है गवर्नमेंट को कि ये क्लैरिफाई करे। देखो, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट to clarify on the status of 55 recommendation made by the collegium for judicial appointments to the various high court। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 55 जजेस का रिकमेंडेशन दिया गया है। ठीक है, किसके थ्रू दिया गया है? कोलेजियम के थ्रू दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया है? वेरियस हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है। अब ये जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टिंग। किसके साथ कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज कंसिडर नेसेसरी। ठीक है, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो ये सारे अपॉइंटमेंट कर सकता है, किसकी कंसल्टेशन के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है वो है आर्टिकल 217। ठीक है, हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करना है। इसको भी प्रेसिडेंट जो होता है वो किसके साथ कंसल्ट करता है? सीजेआई, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को किसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन लोगों के साथ कंसल्ट करके फिर क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? कोलिजियम सिस्टम मतलब देखो होता है एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ये सारे आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिजियम। ठीक है, इसमें है ना, यहाँ पे कमिटी ऑफ, देखो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ सिस्टम वेयर अ कमिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 3 मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का
अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ये 3 मेंबर ऑफ हाई कोर्ट्स भी आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है तो सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही आते हैं। समझ में आया इतना कि कोलिजियम क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन अपॉइंटमेंट में बैठेगा, समझ में आया। अब ये सारा जो कोलिजियम सिस्टम है वो कैसे निकल के आया, तो उसमें आते हैं 3 जजेस केस। ठीक है, 3 जजेस केस जो है, अगर एम लक्ष्मीकांत की आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको मतलब ये जो 3 जजेस केस है उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ये आते स्टार्ट हुए हैं 1981 से 1998 के बीच में। कब से कब तक स्टार्ट हुए? 1981 से 1998 के बीच में स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, विच सेट द कोलिजियम सिस्टम, और इसी के वजह से कोलिजियम सिस्टम जो है वो इवॉल्व होके आया है। पहला जो जजेस केस था वो था 1981 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया था कि दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजेआई टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी रिकमेंडेशन दी है प्रेसिडेंट को वो रिफ्यूज कर सकता है अगर कोई कोजेंट रीजंस होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो पहला जजेस केस है उसमें एग्जीक्यूटिव को ज्यादा श्रेय दिया गया था। ठीक है, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो मना कर सकता है ना, तो ये किसका श्रेय ज्यादा हो गया? एग्जीक्यूटिव का ज्यादा हो गया जुडिशियरी के कंपेयर में। सेकेंड जज केस आया था 1993 में। इसमें है ना, सीजेआई को ओनली नीड्स टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड दी ट्रांसफर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किससे कंसल्ट करना होगा? सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना होगा। ठीक है, however an objection raised by executive and appointment collegium may or may not change their recommendations। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो अपना ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है उस पे, लेकिन कोलिजियम के ऊपर है कि वो इस डिसीजन को चेंज, रिकमेंडेशन को चेंज कर सकता है या नहीं भी कर सकता, और अगर जो भी करेगा वो क्या होगा? बाइंडिंग होगा एग्जीक्यूटिव पे। क्लियर है इतना? फिर थर्ड जज केस आया 1998 में। कब आया? 1998 में, जिसमें सीजीआई को किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस से करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे फिर अपॉइंटमेंट होगा। अब प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, ये जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? फाइनल होगा। ओके, इतना समझ में आया? अच्छा, एक और चीज जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है एनजेएसी के बारे में। अगर जो बच्चे थोड़ा पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा पता होगा इसके बारे में। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, ये हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? जुडिशियल रिव्यू करके कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो वायलेशन हो रहा था। ठीक है, अभी एनजेएसी है क्या? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जो कोलिजियम सिस्टम है ना, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज वाला, इसको हटा रही थी। ठीक है, हटा दे रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला है कि ये क्या कर रहा है, वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इसको वायलेट कर रही है। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, और बेसिक फीचर को आप चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दी केशवानंदा भारती केस। ठीक है, दस रीस्टोरिंग द कोलिजियम सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और इसके वजह से वापस से ये जो कोलिजियम सिस्टम है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसको वापस रीस्टोर कर दिया गया है। समझ में आया? ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016, द गवर्नमेंट ड्राफ्टेड अ फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द हायर जुडिशरी। देयर इज अ लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी एज ऑफ नाउ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब रिलेटेड न्यूज देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक्ड कर दिया है आर्टिकल 224A ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जज एज द ad hoc judge to the high court, especially those which have a lot of pending cases। ठीक है, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A जो है उसको क्या कर दिया है? इन्वोक्ड कर दिया है। और आर्टिकल 224A के अकॉर्डिंग क्या होता था? जो रिटायर्ड जज होते थे उनको एज अ अडॉक जज अपॉइंट कर लिया जाता था हाई कोर्ट में। ठीक है, स्पेशली उन जगह पे किया जाता था जहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस है, जहाँ जजेस की जरूरत है, तो वहां पे क्या होता था? जो रिटायर्ड हो गए उन जजेस का यूज किया जाता था वापस से। अब अडॉक जजेस क्या होता है, इनका मेंशन कहाँ कहाँ पर है? तो आर्टिकल 127, आर्टिकल 224 और 24A, ये सब अडॉक जजेस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है,
Article 127 address the lack of quorum of judges. The Chief Justice of India, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of High Court, can appoint a judge in the as ad hoc judge. Article 127 मेंशन करता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनके साथ कंसल्ट करके एक जज अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ad hoc जज. ठीक है, ऐसा आर्टिकल 127 में लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के लिए एक ad hoc जज अपॉइंट कर सकते हैं. फिर आर्टिकल 224 में क्या लिखा है, एडिशनल और एक्टिंग जजेस कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years और 62 years. आर्टिकल 224 बोलता है कि जो एडिशनल और एक्टिंग जजेस हैं कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड, ये जो अपॉइंट किए जाएंगे वो 2 साल से ज्यादा के लिए या फिर 62 ईयर्स से ज्यादा एज के नहीं होने चाहिए. विच एवर इज अर्लियर टू एड्रेस अ टेम्पररी राइज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट. अब आर्टिकल 224A बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ पर्सन हु हैज बीन अ जज earlier to sit as a judge of the court with the previous consent of the president. चीफ जस्ट आर्टिकल 224A के अकॉर्डिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ जज ऑफ द कोर्ट विद द प्रीवियस, किसके कंसेंट से, प्रेसिडेंट के कंसेंट से. ठीक है, दिस हैज ओनली इन्वोक्ड थ्राइस इन द पास्ट एंड हैज मोर और लेस स्टेट डोरमेंट फॉर द इयर्स. ठीक है, ये डोरमेंट कंडीशन है, ऐसा होता रहता है हमारी जुडिशियरी में. देखो, सिडिशन जो होता है वो एक ऑफेंस होता है जो स्टेट के अगेंस्ट में होता है. इसमें इट इंक्लूड्स द केसेस फाइल अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट. इसके अंदर जो केसेस फाइल किए जाते हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर किए जाते हैं, या डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर इस केस के अगेंस्ट जो भी केसेस फाइल किए जाते हैं. ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है. नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब अगर आप इस क्राइम में अंदर जाते हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी. पनिशमेंट जो होती है वो कितने साल की होती है, 3 साल तक की हो सकती है या फिर लाइफ टाइम के लिए हो सकती है, मतलब 3 years टू लाइफ टाइम. मतलब आप अगर आप ये ऐसा सेडिशन का चार्जेस आपके ऊपर लगता है तो आपको मिनिमम 3 years की सजा तो होगी और उससे ज्यादा लाइफ टर्म के लिए भी हो सकती है. ठीक है, पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब. जिसके ऊपर ये चार्ज लग जाता है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है. ठीक है, और उनको क्या होता है, दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन द कोर्ट एट ऑल द टाइम एज व्हेन रिक्वायर्ड. मतलब लोगों को क्या चाहिए, जब जिसके ऊपर ये केस लगा है उसको अपना पासपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा उसको. विदाउट पासपोर्ट इंडिया में रहना पड़ेगा जिससे कि वो इंडिया के बाहर ना जा सके. और जब कोर्ट उसको बोले एट ऑल द टाइम, उसको जब भी रिक्वायर्ड हो उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा. समझ में आया इतना? ये देखो, ये इसका बैकग्राउंड है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये. ठीक है, नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड. देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से रिप्लाई मांगा है ऑन अ पीआईएल. एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स होने चाहिए सक्सेशन और इनहेरिटेंस के, जितने भी सिटीजन्स रहते हैं कंट्री में. मतलब न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ सक्सेशन मांगा था कि मतलब कोई भी सक्सीड करे, मतलब अपनी पापा की प्रॉपर्टी को सक्सीड करे, इनहेरिट करे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मेल को ही वो प्रॉपर्टी मिले, फीमेल को ना मिले. तो ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए जो भी सक्सेशन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक सिंगल लॉ है जो सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है विद देयर पर्सनल मैटर्स. उनके सारे पर्सनल मैटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि मैरिज रिलेटेड मैटर हुआ, डाइवोर्स हुआ, कस्टडी हुआ, अडॉप्शन हुआ, इनहेरिटेंस हुआ. तो इसमें जरूरी नहीं है, देखो मैरिज मतलब हिंदू मैरिज के लिए भी वही सेम और मुस्लिम मैरिज के लिए भी. इसलिए जो ट्रिपल तलाक वाला जो लॉ था पहले मुस्लिम रिलीजन में, उसको हटाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर. वो जेंडर न्यूट्रल नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ मेल को राइट था कि वो तलाक दे सकते हैं, ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, लेकिन फीमेल नहीं दे सकती थी. तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, इस वजह से इसको हटाया गया डाइवोर्स के केस में. ठीक है, कस्टडी अडॉप्शन, इसमें भी आप जेंडर न्यूट्रल को देख सकते हैं. इनहेरिटेंस मतलब बेटा और बेटी दोनों को सेम राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए. ठीक है, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द सिस्टम ऑफ द फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉज.
अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है जो अभी तक के जितने भी फ्रेगमेंटेड अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, इन सबको मिला के यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए और जिसको करंटली गवर्न कौन करे, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड रिलेटेड मैटर्स विद डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। अभी तो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी अलग अलग अपनी तरीके से इनको क्या करती है, इन मैटर्स को डील करती है, लेकिन फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए और सारे लॉज क्या होने चाहिए, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अब इसका मेंशन कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 44। देखो सिमिलर है ना, यूनिफॉर्म, तो इससे याद रखना यूनिफॉर्म है दोनों, तो इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसमें बताया है, इसमें मेंशन किया गया है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट को जरूरी है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करे सारे सिटीजन को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां तक इंडिया की टेरिटरी है सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 44 जो है वो किस में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी में जितने आर्टिकल्स आते हैं वो जस्टिसिएबल नहीं है, इस वजह से इसको जस्टिफाई है, इसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। बट ये जो प्रिंसिपल हैं वो फंडामेंटल है गवर्नेंस के, और गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को इनके लिए काम करते रहना चाहिए जिससे कि ये सारे हमारी सोसाइटी में इंक्लूड हो सके, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने पॉलिटिकल रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अब गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया, कौन कौन से है। एट प्रेजेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी आर करंटली गवर्न बाय सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ। हर रिलीजियस कम्युनिटी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड, कस्टडी एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड, फिर है अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, एंड सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड। हिंदू पर्सनल लॉ जो है उनको 4 एक्ट में कोडिफाई किया गया है। कौन कौन से 4 एक्ट हैं, पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, चौथा है हिंदू अडॉप्शन एंड दी मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। जो टर्म हिंदू है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये तीनों जो है वो हिंदू में इंक्लूड होते हैं। मुस्लिम के अपने खुद के पर्सनल लॉ हैं, नॉट कॉडिफाइड पर से एंड इज बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस टेक्स्ट, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो उनके रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ बनाए हैं, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है तो इनके खुद के अपने लोकल कस्टम्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है इनको, ठीक है। इवन रिफॉर्म्ड हिंदू लॉज इन स्पाइट ऑफ कोडिफिकेशन प्रोटेक्ट्स कस्टमरी प्रैक्टिस। अगर हम हिंदू लॉ को रिफॉर्म करते रहे टाइम टू टाइम, तो अगर उसको कोडिफाई भी ना करें, सिर्फ रिफॉर्म करें, तो वो भी हमको क्या कर सकता है, कुछ कस्टमरी प्रैक्टिस से रोक सकता है। जैसे सती प्रथा था, उसको एबॉलिश किया गया, उसको रिफॉर्म किया गया, फिर चाइल्ड मैरिज है उसको रिफॉर्म किया गया, तो ये सारी जो बैड हैबिट्स है, बैड जो भी कस्टम्स चलते आ रहे थे उनको हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। अब गोवा है, गोवा में एट प्रेजेंट ओनली स्टेट है इंडिया का जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। गोवा सिर्फ ओनली स्टेट है इंडिया का जहां पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पहले वहां पे क्या लगता था, पोर्तुगीज सिविल कोड लगता था 1867 का, ठीक है। फिर वो इम्प्लीमेंटेड रहा, ठीक है, जब तक इंडिया ने उसको अनेक्स नहीं किया था गोवा को। गोवा को अनेक्सेशन कब हुआ था, 1961 में अनेक्सेशन हुआ था। कब हुआ था, 1961 में अनेक्सेशन हुआ था। तब तक वहां पे पोर्तुगीज सिविल कोड लगता था 1867 का। फिर बाद में इसको वापस से अप्लाई कर दिया टू द इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एंड द एथनिक कम्युनिटी। ये जो पोर्तुगीज सिविल कोड है वो गोवन सारे गोवंस के ऊपर एप्लीकेबल था, चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हो, चाहे वो किसी भी एथनिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। लेकिन जो पोर्तुगीज कोड है वो भी कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये कुछ सर्टेन प्रोविजन बनाता है रिलीजन बेस्ड, ठीक है। ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये थोड़ा सा रिलीजन बेस्ड क्या बनाता है, कुछ प्रोविजन बनाता है। सबसे ज्यादा नोटेबल एग्जाम्पल जो है वो है हिंदू मैन बीइंग अलाउड बाइगेमी इफ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर अ चाइल्ड बाय द एज ऑफ 25। इसमें हिंदू मैन को अलाउड है कि वो 2 शादियां कर सकते हैं अगर वाइफ जो है वो एक चाइल्ड डिलीवर नहीं कर सकती है बाय द एज ऑफ 25, मतलब 25 साल तक अगर उसकी वाइफ
अगर बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, या फिर उसकी जो वाइफ है उससे उसको मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, बाय द एज ऑफ 30, मतलब 30 साल तक उसको एक मेल चाइल्ड नहीं हुआ है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। ऐसा गोवा में क्या है, रूल है, मतलब कर सकता है, अलाउड है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब हमारा ये समझ में आया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है और इसके अकॉर्डिंग सिंगल लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब हम देखेंगे फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास हुआ है रिसेंटली। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। इस लॉ की नीड क्या थी, ठीक है। 2021 Act amends GNCTD Act 1991 and gives certain powers and responsibility to the Legislative Assembly and the Lieutenant Governor। 2021 का ये जो एक्ट अमेंड किया गया है, इस एक्ट के थ्रू ये कुछ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लेजिस्लेटिव असेंबली को एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट ये किया गया है कि कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ये क्या करता है, हार्मोनियस रिलेशन प्रमोट करेगा बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। अभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो वहां की असेंबली है, केजरीवाल। अच्छा, आपने दिल्ली में सुना होगा केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। अगर आप द हिंदू फॉलो करते हो या कोई न्यूज फॉलो करते हो तो इसी को हार्मोनियस रिलेशन में बदलने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ये नया अमेंडमेंट लेके आया है। सेंटर ने स्टेट किया है देयर वाज नो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म विद इन 1991 एक्ट टू इंश्योर टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। कोई ऐसा स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं था 1991 एक्ट में जिसमें टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन हो रूल्स का, ठीक है। ऑल्सो जो लॉ था वो कोई क्लैरिटी नहीं देता था कि व्हाट प्रपोजल और मैटर्स नीड टू टेक up with the LG before issuing an order, any order। और लॉ में ये भी क्लैरिफाई नहीं था कौन सा प्रपोजल और कौन सा मैटर ऐसा है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ले जाया जाए कोई ऑर्डर को इशू करने के लिए। सेंटर हैज आल्सो स्टेटेड दैट दिस अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट टू गिव इफेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सेंटर ने ये स्टेट किया है कि ये जो अमेंडमेंट है वो क्या इफेक्ट में लाता है, इंटरप्रिटेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नेंस ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में। ये जो अमेंडमेंट है वो जो इंटरप्रिटेशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट को वो इफेक्ट में लेकर आएगा, ऐसा इन्होंने बोला। अब आर्टिकल 239 ए क्या है ये देख लेते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में, जिसके थ्रू ये आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या करता है, स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को अमंग ऑल यूटीज, मतलब जितनी भी यूटीज है हमारी इंडिया में उसमें से दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोवाइड की गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई है एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे इस असेंबली के, ठीक है। फिर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो लैंड है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, वो किसके अंडर में आता है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है वो भी कहाँ पर रहती है, दिल्ली में ही रहती है, ठीक है। दिल्ली में सेंटर है और स्टेट भी है, तो जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होगा वो किसके कंट्रोल में होगा, सेंटर के कंट्रोल में होगा, ना कि स्टेट के कंट्रोल में होगा। इस वजह से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की जो भी जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके अंदर में आती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आती है। फॉर रिमेनिंग मैटर ऑफ दी, और जो भी रिमेनिंग मैटर्स है जैसे स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, वो सब किसके मैटर अंदर आएंगे, इज एप्लीकेबल टू यूटीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैव पावर टू मेक लॉज, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो उसके लिए लॉज बना सकती है, किसके लिए, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए। समझ में आया। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी क्या थी, देखो पुडुचेरी में क्या हुआ है, अभी पुडुचेरी का केस था। अर्लियर पहले जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पुदुचेरी के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो डेली डे टू डे जो भी डेली अफेयर्स होते थे पुदुचेरी गवर्नमेंट के उसमें क्या करते थे, वो अपना इंटरफेयर करते थे और साथ में अपनी अलीज पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। ये इन्होंने क्या किया है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है।
Madras High Court questioning the clarification of the central government that LG must work on the aid and advice of the Council of Minister. मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे वर्क करना चाहिए, अपना खुद का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डे टू डे अफेयर में, ठीक है। गवर्नमेंट के जो डेली वर्क के काम होते हैं उसमें अफेयर करने का राइट नहीं है एलजी को, ठीक है। वो सिर्फ एड एंड एडवाइस पे काम कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। फिर आर्टिकल 239 ए का क्लॉज 1, ये क्या करता है, पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि ये ऐसा लॉ बनाए फॉर पुदुचेरी एंड दस पार्लियामेंट इनेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। इसलिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया पुदुचेरी के लिए और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 पास किया, ठीक है। एंड विच गवर्न्स द पुदुचेरी एंड वेस्ट द legislative assembly with the powers to make law on any matters एंड्यूमरेटेड टू स्टेट लिस्ट और दी कॉन्करेंट लिस्ट। और इन्होंने बोला इस एक्ट के थ्रू इसको अमेंड करके उन्होंने बोला कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पावर है कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आता है, ठीक है। रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल जो था वो इम्पोज किया गया पुडुचेरी में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन पे पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है क्योंकि वहां पे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था प्रीवियस गवर्नमेंट का वो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो ये देखो स्पेसिफिकेशन हमको देखने हैं क्या क्या अमेंडमेंट हुए 2021 में और 2018 के जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2018 में, वो क्या था। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे चेंज हुआ है, अभी जो 2021 का एक्ट है उसमें गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां की वो लॉ बनाएगी और उसको कौन मीन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। पहले क्या था, LG would be bound by the aid and advice of the Council of Minister in matters that were not directly under the control of the Lieutenant Governor। पहले था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो एड एंड एडवाइस से बंधा हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे जो भी मैटर्स, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का कॉन्करेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पहले अब क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट वेदर taken on the advice of the minister or otherwise must be taken in the name of lieutenant governor। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे गवर्नमेंट के, जो भी मिनिस्टर्स के एडवाइस और नहीं एडवाइस पे लिए जाएंगे वो किसके नाम के अंडर में होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे के अंदर में होंगे। On certain matters as specified by the lieutenant governor, his opinion must be obtained before taking any executive action on the decision of the minister। कोई भी मैटर है जहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पेसिफाई किया है उनका ओपिनियन लेना किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के पहले, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के पहले उनका डिसीजन या उनका ओपिनियन जानना जरूरी रहेगा। ये अब हो गया है रूल, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में क्या कॉन्करेंस था, पहले जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड से रिलेटेड जो भी केसेस थे उनका कॉन्करेंस रिक्वायर्ड नहीं था लेफ्टिनेंट गवर्नर का। हाउएवर जो भी डिसीजन होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि जो भी डिसीजन ले रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि ये डिसीजन लिया गया है। रिक्वायरिंग प्रायर कंकरेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वुड एब्सोल्युटली नेगेट द आइडियल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और कोई प्रायर कॉन्करेंस भी नहीं ली जाती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो क्या करती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर के आइडियल्स को नेगेट करती है, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी कंसीव फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली बाय आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अब असेंबली की क्या इंक्वायरी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट मेक एनी रूल टू इनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटी टू कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी ऐसे रूल्स इनेबल नहीं कर सकती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के कैपिटल के लिए और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ना ही और इंक्वायरीज भी कंडक्ट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड लेकर। एनी ऑफ द रूल मेड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजंस, मतलब कोई भी ऐसा रूल जो पहले बना है इसके कॉन्ट्रवेंशन में बनेगा
वो कैसा कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव गवर्नर्स असेंबली असेंट टू बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका असेंट किस बिल में रिक्वायर होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नॉट असेंट टू एंड पास ऑन टू will not assent to and pass on the president for the consideration any bill which incidentally cover any of the matters falls outside the purview of the power conferred on the legislative assembly। लेजिस्लेटिव वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी ऐसा बिल ना तो उसको असेंड करेगा ना ही एंड प्रेसिडेंट को पास करेगा जो बिल ऐसे मैटर पे बनाया गया हो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर के बाहर है, तो वो उस बिल को असेंट भी नहीं कर सकता और प्रेसिडेंट को भेज भी सकता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो कोई भी मैटर को जो डिसएग्रीमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट के और उनके बीच में, उस डिसएग्रीमेंट के कोई भी मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ऐसा अंडर आर्टिकल 239 ए क्लॉज 4 में लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया इतना। फिर इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले 1950 में दिल्ली को पार्ट सी का स्टेट बनाया गया। आपको याद होगा तो जब हमारी इंडिया डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, तब इंडिया में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऐसे बनाए गए थे, ठीक है। तो उसमें से दिल्ली जो था वो पार्ट सी स्टेट था, ठीक है। फिर 1951 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई थी विद एन इलेक्टेड सीएम, ठीक है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई थी दिल्ली के लिए 1951 में। 1956 में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और अब इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर करेगा। और जिस एडमिनिस्ट्रेटर को कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया 1966। ये क्या करता है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की देता है दिल्ली थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के थ्रू दिल्ली को लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव दे देता है गवर्नमेंट में। फिर 1991 में आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहा है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, जिसको अमेंड किया गया है, ठीक है। और ये जो एक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बालाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट। और जीएनसीटीडी एक्ट 1991 में ये पास हो गया था। तो ये क्या था, दिल्ली का इवोल्यूशन था। समझ में आया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देखो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हमारा फिफ्थ टॉपिक है। ये क्यों न्यूज में रहा था, एक एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में बताया है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का। देखो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी मतलब ये तो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं या फिर ऐसी पार्टीज जिन्होंने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर नहीं किया है किसी भी असेंबली इलेक्शन में या स्टेट पार्टी के इलेक्शन में, ठीक है। दोज विच हैव नेवर कंटेस्टेड इन इलेक्शन सिंस बीइंग रजिस्टर्ड, या फिर जो रजिस्टर्ड तो हुई है लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद कोई इलेक्शंस नहीं हुए, तो अभी तक उन्होंने कोई इलेक्शंस नहीं लड़ा, इसलिए वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में आएंगी। समझ में आया, कौन कौन सी होती है, या तो वो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी होती है, दूसरा या तो उन्होंने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको नहीं मिले हैं किसी भी असेंबली इलेक्शन में, तीसरा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हुआ है। तो ये तीन तरह की जो पार्टीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब हम देखेंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है और उनको देता है रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी और दी स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द पोल परफॉर्मेंस। पोल में कैसा परफॉर्म करती है उनके हिसाब से उनको नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इधर भी है, देखो जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है या तो वो नेशनल पार्टी हो सकती है या फिर स्टेट पार्टी हो सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं नेशनल पार्टी होने के लिए, स्टेट पार्टी होने के लिए। देखो इसको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे स्टेट की जब ये जो पार्टी है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब कंटिन्यूअसली वो 5 साल से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज है, उसको हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ स्टेट। या फिर एटलीस्ट 1 member टू द लोकसभा फॉर एवरी 25 member ऑफ द हाउस, एटलीस्ट एक मेंबर हो लोकसभा में हर 25 मेंबर्स में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। और
at least one member to the legislative assembly of that state for every 30 members of that assembly, या फिर एक मेंबर हो लेजिस्लेटिव असेंबली में उस स्टेट की हर 30 मेंबर में। समझ में आया? एक मेंबर हो आउट ऑफ 25 मेंबर्स इन लोकसभा, एक मेंबर हो आउट ऑफ 35 मेंबर्स इन दी स्टेट। ठीक है, तो उस पार्टी को हम क्या मानेंगे? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स इज नॉट लेस देन 6% एट सच जनरल इलेक्शन इन दी स्टेट। मतलब जनरल इलेक्शन जो हुआ है स्टेट का, उसमें एटलीस्ट उसने 6% वोट्स जो है वो एक्वायर किए हों। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर और मोर स्टेट्स, इट शैल बी नोन एज द नेशनल पार्टी। अगर कोई स्टेट की जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में है, जैसे बीजेपी है वो 4 से ज्यादा स्टेट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे। कांग्रेस क्या है? नेशनल पार्टी है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में है एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। ठीक है, association can also contest elections without getting registered with the ECI. However, they will not be eligible for availing the benefits under the Representation of People Act 1951. जो associations होते हैं ना, वो भी election contest कर सकते हैं, लेकिन उनको registered विदाउट रजिस्टर्ड, मतलब ECI से वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस। ठीक है, लेकिन वो बेनिफिट्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, उनको क्या अवेल नहीं कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के? पहला होता है एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट्स होता है ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, मतलब इनको एक्सक्लूसिवली राइट दिया जाता है कि आप इलेक्शन सिंबल्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी होती है वो उन्हीं सिंबल्स को चूज कर सकते हैं जो फ्री सिंबल्स होते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चूज किया, उनके बाद जो बचे हुए हैं सिंबल्स, उनको अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है। ठीक है, नीड ओनली वन प्रपोजल फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन, सिर्फ एक ही प्रपोजल की जरूरत होती है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड में ज्यादा की जरूरत होती है। एंटाइटल्ड फॉर द 2 सेट्स ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनको 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, और ये जनरल इलेक्शन के टाइम पे ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आकाशवाणी दूरदर्शन इन सबका यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने कैंपेनर्स हो सकते हैं? 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। हमने कल नहीं, सॉरी, हमने जब मई 2020 से जनवरी 2021 तक का डिस्कशन किया था पीटी 365 का, उसमें हमने देखा था कि नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं, कितने स्टार कैंपेनर्स होने चाहिए वो डिक्रीज कर दिए हैं। तो कितना डिक्रीज किया? और टाइम पीरियड जो होता है लिस्ट देने का, वो भी वो भी चेंज किया है, इंक्रीज किया है उसको। तो वो अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखिए जाके, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्विक रिवीजन करके, और जिसको डिटेल में देखना है उसके लिए भी बना हुआ है विजन IAS PT 365 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मेरे चैनल का नाम है आप डायरेक्ट अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे शिवी सिंघल, तो इस नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब की URL में youtube.शिवी सिंघल भी डालेंगे ना, तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है एलिजिबल फॉर दी सब्सिडाइज लैंड फॉर दी पार्टी ऑफिस। अगर पार्टी ऑफिस बनाना है तो उसके लिए सब्सिडाइज लैंड भी मिल सकता है, किसको? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वालों को। समझ में आया इतना? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के फायदे। नेक्स्ट है अब हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये न्यूज में क्यों था? रिसेंटली पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है द आर्बिट्रेशन एंड द कंसीलिएशन एक्ट 2021। देखो इसका बैकग्राउंड क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में इनेक्ट किया गया था टू कंसोलिडेट द अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड एंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंसीलिएशन। ठीक है, 1996 में ये जो लॉ आया था वो इन सारी चीजों को कंसोलिडेट करना चाहिए के लिए आया था, जैसे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हुआ या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ, इन्फोर्समेंट हुआ, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद द एक्ट, ये इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2015 में, आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए। ठीक है,
फिर इसको वापस से अमेंड किया गया 2019 में, जिसमें प्रमोट किया इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन द कंट्री, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कंट्री में आर्बिट्रेशन प्रोसेस को, इस वजह से वापस 2019 में चेंज किया गया। फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया 2020 में। यह इंश्योर करता है दैट ऑल दी स्टेक होल्डर पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक अनकंडीशनल स्टे ऑफ एन्फोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। अब इसमें ये बोला गया कि जो भी स्टेक होल्डर पार्टी है उनको एक अनकंडीशनल एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अनकंडीशनल स्टे लगा सकती हैं आर्बिट्रल अवार्ड पे। ठीक है, ये समझ में आया। अब अबाउट आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसने क्या किया है, पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2020 था ना, उसको रिप्लेस करके ये एक्ट आया है 2021 वाला। पहले हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। 4 तरीके के होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें 4 होते हैं, एक आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड दिया जाता है, मतलब जो डिसीजन दिया जाता है, वो कैसा होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर क्या करता है, सारे एविडेंस को कंसिडर करता है, उसके बाद जो अवार्ड देता है वो बाइंडिंग अवार्ड होता है। क्लियर है इतना। नेगोशिएशन में क्या होता है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है। वॉलेंट्री एग्रीमेंट मतलब ये लोग आपस में एग्रीमेंट करके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और दोनों उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं। फिर होता है कंसीलिएशन, ये नॉन बाइंडिंग होता है। इसकी जो ये सिर्फ रिकमेंडेटरी होता है, रिकमेंडेशन देता है, लेकिन रिकमेंडेशन जो होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। क्लियर इतना। कंसीलिएटर जो होता है वो क्या करता है, लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है, फिर होता है मीडिएशन। मीडिएशन क्या करता है, नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करता है। मीडिएटर फैसिलिटेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीडिएटर क्या करेगा, नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करेगा, मतलब दो पार्टी के बीच में मीडिएटर की तरह काम करेगा और उन दोनों के जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। नेगोशिएशन और मीडिएशन में क्या डिफरेंस होता है, नेगोशिएशन में मान लो ये दो पार्टी दोनों आपस में मिलके नेगोशिएट कर लेंगी। मीडिएशन में क्या होता है, मान लो ये दो पार्टी पर आपस में बात करने को तैयार नहीं है, तो एक तीसरा बंदा आएगा, वो इन दोनों का क्या कराएगा, नेगोशिएशन कराएगा, तो उसको हम बोलते हैं मीडिएशन। डिफरेंस समझ में आया, लोगों को कंफ्यूजन होता है मीडिएशन क्या होता है और नेगोशिएशन क्या होता है। की फीचर्स क्या है देखो, ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स। बिल ने ऐसा क्लैरिफाई किया है कि जो स्टे लगेगा ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेटिंग असाइड एप्लीकेशन इफ इट इज द प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट रेलिवेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज इंड्यूस्ड बाय द फ्रॉड और द करप्शन। देखो, ऑटोमेटिक स्टे कब लग जाएगा, जब प्राइमा फेसी होगा। प्राइमा फेसी मतलब स्टार्टिंग में तो वो ट्रुथ लग रहा है, लेकिन बाद में वो फ्रॉड की तरह आएगा। मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो फ्रॉड और करप्शन से आया है उसमें ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा। ठीक है, ये इसने बोला है, इसकी फीचर है इस एक्ट के। दूसरा, 1996 का जो एक्ट है वो अलाउ करता था पार्टी टू फाइल एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। पार्टीज को अलाउ करता था कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करे और आर्बिट्रल अवार्ड को असाइड कर दे, लेकिन 2015 के एक्ट के अंदर ये आया कि ऑटोमेटिक स्टे वुड नॉट बी ग्रांटेड एन ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड बाय मेयर फाइलिंग एन एप्लीकेशन सेटिंग इट असाइड। 2015 के एक्ट में बोला गया कि ऑटोमेटिक स्टे जो है वो नहीं दिया जाएगा सिर्फ सिंपल एक एप्लीकेशन फाइल करने से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन चेक करेंगे कैसे। बिल ने 8th शेड्यूल Bill removes 8th schedule of the arbitrator and the states that the qualification, experience and the norms or of accreditation of the arbitration will be specified under the regulation by Arbitration Council of India. अब क्वालिफिकेशन कैसे, 8th शेड्यूल को रिमूव कर दिया इस बिल ने और बोला है कि जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉर्म्स है, एक्रेडिशन है आर्बिट्रेटर का, वो कौन डिसाइड करेगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एसीआई जो है वो डिसाइड करेगी क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। तो देखो, आर्बिट्रेटर एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बोला है कि इस्टेब्लिश करना चाहिए हमको आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो क्या करेगी, आर्बिट्रेशन को चेक करने का काम करेगी। ये क्या करेगी, इज सेट फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड एक्रीडिएशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, ये ग्रेडिंग करेगी जो भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनकी, प्लस जो एक्रीडिशन दिया जाएगा आर्बिट्रेटर्स को उनकी। ठीक है, तो एसीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से, जो ग्रेडिंग करने का काम करेगी इंस्टीट्यूशंस को। समझ में आया। अब एसीआई को हेड कौन करेगा, एक चेयरपर्सन होगा, उसको एसीआई को हेड करेगा हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस और द जज ऑफ अ हाई कोर्ट।
आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, जिसमें चेयरपर्सन कौन हो सकता है, या तो जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस हो सकता है, या जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या कोई भी एमिनेंट पर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ में आया? देखो, या एसीआई जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब 1996 का जो एक्ट है वो स्पेसिफाइड करता है सर्टेन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड द एक्रीडेशन नॉर्म्स फॉर आर्बिट्रेशन इन द सेपरेट 8th शेड्यूल। 1996 के एक्ट में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एक्रीडेशन दिया हुआ था आर्बिट्रेटर के बारे में, लेकिन ये जो नया बिल आया इसने इस प्रोविजन को हटा दिया और बोला कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो ही सारे नॉर्म्स डिसाइड करेगी। ठीक है, अब 8th शेड्यूल के अंदर आर्बिट्रेटर कौन होता था, एक ऐसा एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। पहले कोई भी आर्बिट्रेटर बन सकता था जो एडवोकेट का काम किया हो 10 और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर एक ऑफिसर हो इंडियन लीगल सर्विसेज में, ठीक है, वो बन सकता है। तो इसको चेंज करके अब क्या कर दिया है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा। रिलेटेड न्यूज क्या थी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। ठीक है, अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, ओडीआर जो होता है एक रेजोल्यूशन होता है जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है आउटसाइड द कोर्ट्स, मतलब कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर ऑनलाइन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर जो हमने 4 देखे थे ना, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन, ये सारे मेथड्स को यूज करेगा। ओडीआर ने बताया कि कोर्ट जो है वो एक सर्विस है, ठीक है, ना कि एक प्लेस। पहले क्या होता था, कोर्ट में जाके ही हम केस लड़ सकते थे, अब हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब ये अब क्या हो गया, एक सर्विस हो गई, सिर्फ प्लेस पे जाकर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, सर्विस है ये। ठीक है, the development in the information and communication technology and increased access to the internet played a key role in the ODR। जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा और इंटरनेट को जितना ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे उससे ओडीआर बढ़ेगा, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि जब लोगों के पास इंटरनेट होगा तभी तो वो ऑनलाइन डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो ऑनलाइन डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में ये जो ओडीआर है वो हमको क्या अचीव करने में कोशिश करेगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो हमारी किसमें दिया हुआ है, डीपीएसपी में है कि जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, आर्टिकल 39A है इसका, ठीक है, डीपीएसपी का, जिसमें राइट टू जस्टिस के बारे में बात की है। ठीक है, मॉडल्स अंडर द ओडीआर, ऑप्ट इन मॉडल है पहले, इसमें वॉलेंट्री आप एंटर कर सकते हो किसी भी मीडिएशन में। दूसरा है ऑप्ट आउट मॉडल, इसमें मैंडेटरी होता है कि आप मीडिएशन में एंटर कर जाओ फॉर एटलीस्ट 1 सेशन। ठीक है, एक सेशन के लिए आप मैंडेटरी है कि आप मीडिएशन में एंटर कर जाओ, उसके बाद पार्टीज के पास लिबर्टी होती है कि वो उसको छोड़ सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है तो। समझ में आया इतना? ओडीआर क्या होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इवोल्यूशन क्या होता है ओडीआर का, इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, 2006 से 2020 तक की इसकी जर्नी क्या रही। ठीक है, 2006 में सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था कैसे, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। ठीक है, इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी जो क्या करता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। समझ में आया? 2006 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी स्टार्ट की थी। फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने समाधान स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, समाधान स्कीम एक पोर्टल है जो एड्रेस करता है जो भी पेमेंट्स में डिले हुए हैं या डिस्प्यूट इन्वॉल्व है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमई के लिए। ठीक है, समाधान स्कीम याद रखिए 2018 में। फिर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी बजट में, विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम किस लिए, जो टैक्स का रिजोल्यूशन करना था, जो टैक्स डिस्प्यूट थे उनके रिजोल्यूशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर 2020 में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जब हमने विजन आईएएस देखा था पॉलिटी वाला,
उसमें हमने देखा था ई लोक अदालत बनी है, और कोविड के टाइम पे इन ई लोक अदालत ने बहुत सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। उनमें से हमने एक ये भी देखा था कि छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने वर्चुअल लोक अदालत स्टार्ट की है स्टेट लेवल पे, ठीक है। ये कंसीलिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2017 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो था उन्होंने एक स्टेटमेंट इश्यू किया था टू अर्ज गवर्नमेंट एजेंसी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू द ऑनलाइन आर्बिट्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने बोला था गवर्नमेंट एजेंसी को कि जो भी डिस्प्यूट है आप ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे सबको फायदा होगा। फिर 2019 में आया था EADR चैलेंजेस। इसमें आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट ODR स्टार्टअप्स के लिए बात की थी, ठीक है। फिर 2020 में नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया था अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस AK सीकरी टू ब्रॉड बेस द यूज ऑफ ODR इन इंडिया। 2020 में नीति आयोग ने एक कमिटी स्टैब्लिश की है AK सीकरी के अंदर। ये AK सीकरी कौन है, रिटायर्ड जस्टिस है। उनके अंदर एक कमिटी सेटअप की गई है जो क्या बनाती है, ब्रॉड बेस बनाती है ODR का इंडिया में। ODR मतलब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। 2020 में डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस को इन देयर रिपोर्ट उन्होंने बोला कि एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन प्रोसेस के लिए। समझ में आया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि आपको एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करे। समझ में आया इतना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे 1.7 से लेकर 1.11 तक। लेक्चर काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल। अगर आप UPSC GPSC या किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी करने हैं और आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन करने हैं, और हिस्ट्री जो है वो सबसे अच्छा अभी तक का जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें हिस्ट्री को इलेबोरेट किया गया है। तो इसकी जो समरी है वो मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फुल तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री। तो उसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं UPSC अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसके लिए।